वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की, एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जो बीएससी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाने की शैली थोड़ी कॉम्पिटिटिव रहेगी और साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी हम आपको बताएंगे ताकि स्टूडेंट्स कॉलेज एग्जामिनेशन में जब लिखे तो उनका आंसर अच्छा दिखे। क्लास शुरू करेंगे और प्रश्न किस प्रकार से आएगा देखिए। एमोसिट लार्वा का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। एमोसिट जो लार्वा है उसका वर्णन करना है किन किन बिंदुओं के आधार पर। नंबर 1 परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट, नंबर 2 स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और नंबर 3 कायांतरण अर्थात मेटामॉर्फोसिस। 3 ये जो स्टेप्स हैं या 3 जो पॉइंट्स हैं आपके आंसर के, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे क्योंकि अपन कंपटीशन देते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो सभी का हम आंसर देने वाले हैं आज की क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। देखिए सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि ये जो एमोसिट लार्वा है वो किसका है। तो एमोसिट लार्वा जो होता है वह पेट्रोमाइजोन का है। किसका भाई? पेट्रोमाइजोन का है। और पेट्रोमाइजोन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लेम्प्रे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेम्प्रे भी कहते हैं या साइक्लोस्टोम्स के अंतर्गत इसका वर्णन होता है। अब पेट्रोमाइजोन के बारे में स्टडी करेंगे क्योंकि ये लार्वा किसका है? पेट्रोमाइजोन का लार्वा है। तो एक डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले मैं पेट्रोमाइजोन से आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं कि पेट्रोमाइजोन किस प्रकार से होता है। देखिए ये जो डायग्राम मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए बना रखा है, तो ये जो पेट्रोमाइजोन है और पेट्रोमाइजोन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, क्योंकि सबसे पेट्रोमाइजोन अगर हम देख लेंगे ना तो उसके बाद अगर इसके लार्वल स्टेज के बारे में यानी कि एमोसिट लार्वा के बारे में स्टडी करें तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पेट्रोमाइजोन में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये जो सारे स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो मुख के चारों ओर घेरे हुए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, माउथ को जो सराउंड करता है चारों तरफ से, उसका नाम है बक्कल फनल। ध्यान रखना क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। बक्कल फनल किसमें है? एडल्ट स्टेज में। किसकी एडल्ट स्टेज में? पेट्रोमाइजोन। क्या एक और नाम है? लेम्प्रे। एक और क्या नाम कह सकते हैं? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स। और एक इसमें नेरिस पाया जाता है। नेरिस का मतलब होता है इसमें सिर्फ नाक का एक ही छिद्र पाया जाता है। जैसे अपन क्या है 2 छिद्र पाए जाते हैं अपने नोज में, यहाँ पर सिर्फ एक ही छिद्र पाया जाता है और इस अवस्था को हम कहते हैं मोनोराइनिया या मोनोराइनस। ठीक है, और जिनमें भी 2 छिद्र इसमें पाए जाते हैं नोज में उनको क्या कहते हैं? डायराइनस कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? डायराइनस। ये किस प्रकार का है? मोनोराइनस अवस्था इसमें पाई जाती है क्योंकि एक ही नेरिस या नोस्ट्रिल इसमें पाया जाता है। फिर आइज, ये आइज पाई जाती है। फिर यहाँ पर गिल स्लिट्स जो होती हैं वो लगभग 7 जोड़ी इसमें गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इसके अलावा ये डोर्सल फिन पाई जाती हैं। डोर्सल फिन, टेल। जो डोर्सल फिन देखिए, इसमें डोर्सल फिन में ध्यान क्या देना है कि ध्यान देना जरूरी है कि प्रश्न कहाँ से बन करके आता है, ये ध्यान देना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर में आप देखिए ये डोर्सल फिन जो है ना वो 2 सेगमेंट्स में है। ये देखो बीच में से थोड़ी सी कटी हुई है, ये डोर्सल फिन है। ध्यान रखना, डोर्सल फिन पाई जाती है। फिर ये टेल पाई जाती है। टेल के पीछे जो काउडल फिन इसमें पाई जाती है, यानी कि ये पृष्ठीय फिन और पुच्छीय फिन, ये टेल पाई जाती है। फिर यहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है? एनस या गुद्दा पाई जाती है। यह पार्ट ट्रंक कहलाता है, यह पार्ट क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। यानी कि हेड, ट्रंक और टेल 3 सेगमेंट्स में इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है। दोबारा से देख लीजिए, बक्कल फनल आप ध्यान में रखेंगे, गिल स्लिट्स आप ध्यान में रखेंगे, ट्रंक आप ध्यान में रखेंगे, एनस आप ध्यान में रखेंगे, आइज जो है वो ध्यान में रखेंगे, मोनोराइनस कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे। एक ही
जो नासा छिद्र इसमें पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, सिर्फ एक नासा छिद्र पाया जाता है, इसलिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मोनोराइनिया या मोनोराइनस स्टेज अपन कहते हैं। ठीक है, डोर्सल फिन पाया जाता है, इसका मतलब अपन को क्या दिखाई नहीं दे रहा, क्या डिफरेंस पीसेस इसमें दिखाई दे रहा है कि इनमें क्या है, पेक्टोरल व पेल्विक फिन एब्सेंट है। यहाँ पर पेक्टोरल व पेल्विक फिन एब्सेंट, यहाँ पर किस प्रकार का फिन पाया जाता है, डोर्सल फिन और काउडल फिन ही प्रेजेंट होता है, पेक्टोरल व पेल्विक फिन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। और क्या ध्यान में रखेंगे, गिल स्लिट्स आप देखेंगे 6 to 14 पेयर्स पाए जाते हैं, जनरली 7 पेयर्स अगर आए तो आप करेक्ट उनको कर सकते हैं। तो यह तो स्ट्रक्चर था पेट्रोमाइजोन, या जिसको कहते हैं अपन लेम्प्रे भी कहते हैं, पेट्रोमाइजोन या लेम्प्रे। ठीक है, ये जो इसका माउथ जो है बक्कल फनल है ना, ये क्या करता है भाई, ये जो शिकार करता है ना तो उसके चिपक जाता है, तो इस प्रकार से ये बक्कल फनल जिसको कहते हैं बक्कल फनल का स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है, गिल स्लिट्स, नेरिस, मोनोराइनस स्टेज, आइज, डोर्सल फिन, काउडल फिन, एनस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा डायग्राम और देख लेते हैं किसका भी, किसका जो लार्वा है, लार्वल स्टेज है, उसका डायग्राम किस प्रकार से होता है। यहाँ देखिए, ये मैंने आपके सामने रख दिया है, लार्वल स्टेज ऑफ पेट्रोमाइजोन, दैट इज कॉल्ड एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा जो होता है किसका है, पेट्रोमाइजोन का है, किसका है, लेम्प्रे का है, किसका है, साइक्लोस्टोम्स का है। क्या नाम है, एमोसिट लार्वा या एमोसिट लार्वा किसका, पेट्रोमाइजोन का, ये ध्यान में रखेंगे। तो क्या डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर जो माउथ है उसमें तो क्या है, थोड़ा सा वेंट्रल साइड में माउथ है, देखो वापस से देखिए, यहाँ पर जो माउथ है इधर वेंट्रल अधर साइड में झुका हुआ इसका माउथ है, यहाँ पर क्या है, एकदम शिखर में माउथ पाया जाता है। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, ओरल हुड, ओरल हुड पाया जाता है। यहाँ पर ओरल फनल नहीं है, बक्कल फनल नहीं है, ओरल हुड है, ये ध्यान में रखना। ओरल हुड, ओरल हुड किस में चेंज होने वाला है, बक्कल फनल में चेंज होने वाला है। ओरल हुड जब ये डेवलपमेंट होगा तो किस में चेंज होने वाला है, बक्कल फनल में चेंज होने वाला है। ये अपर लिप इसमें पाया जाता है, लोअर लिप पाया जाता है, ओरल हुड पाया जाता है किसमें, लार्वल स्टेज में। फिर यह है गिल ओपनिंग पाई जाती है, गिल ओपनिंग, यहाँ गिल ओपनिंग है, यानी कि क्लोम कोश यहाँ पर पाए जाते हैं। और क्लोम कोश जो होता है ये स्टार्टिंग में ये क्लोम कोश होते हैं, और इसमें फिर इसके बाद में एक क्लोम कंडी विकसित होती है। क्लोम कंडी के बाद में इसमें क्या, क्लोम विकसित होते हैं, क्लोम छिद्र विकसित होते हैं, ये ध्यान रखना। ये ट्रंक या टैल, यहाँ पर ये डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर डोर्सल फिन जो है ना वो कंटिन्यूअस है, डिवाइडेड नहीं है, बटी हुई नहीं है डोर्सल फिन। ठीक है, और ये काउडल फिन इसमें पाई जाती है। डोर्सल फिन इसमें बटी हुई नहीं है, इसमें ओरल हुड है और इसमें बक्कल फनल है। ये और देखिए इसमें मीडियन नोस्ट्रिल इसमें पाया जाता है, एक मध्यवर्ती नोस्ट्रिल ही इसमें उपस्थित होता है। और आइज जो होती है सॉरी, आइज जो होती है रूडिमेंट्री आइज है, मतलब ये देखने का कार्य नहीं करती है। ये आइज रूडिमेंट्री है, अवशेषी आइज, यहाँ पर एक तरह से अपन कह सकते हैं रूडिमेंट्री आइज इसमें उपस्थित है। ठीक है, अब ये डायग्राम आपने देख लिया। अब अपने को थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको थोड़ा सा हम बताएंगे, लिखाएंगे। तो देखिए शुरू से हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, भाई जो पेट्रोमाइजोन का एमोसिट लार्वा है उसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले पहला बिंदु, और आप क्या लिखेंगे, देखिए परिवर्धन, डेवलपमेंट। ध्यान में रखना क्या है कि एमोसिट लार्वा किसका है, तो ऑब्जेक्टिव में बता देंगे पेट्रोमाइजोन का है। तो क्या लिखेंगे, पहली लाइन कि पेट्रोमाइजोन या लेम्प्रे द्वारा बाहरी जल में लगभग यहाँ 13,000 की जगह पर 23,600 अंडे दिए जाते हैं। 23,600 अंडे कौन देता है, पेट्रोमाइजोन या लेम्प्रे द्वारा दिए जाते हैं। और इसको अगर आप ये कह दें कि 30,000 से 1,00,000 तक ये अंडे दे सकते हैं तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। ध्यान में रखेंगे कि 30,000 अंडे दिए जाते हैं, ये भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। दूसरी खास बात कि पेट्रोमाइजोन जो होता है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन का मतलब क्या है, इनके एग्स भी बाहरी जल में त्याग दिए जाते हैं और स्पर्म्स भी बाहरी जल में त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ध्यान में रखेंगे पेट्रोमाइजोन या लेम्प्रे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के 3-4 सप्ताह पश्चात ध्यान रखेंगे, ये टाइम कितना
3-4 सप्ताह के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे में, कहाँ पर होता है? जल में होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो 3-4 माह पश्चात, इनसे क्या 3-4 सप्ताह पश्चात, ध्यान में रखेंगे, 3-4 सप्ताह पश्चात एमोसिट लार्वा बाहर निकलता है। यानी कि पेट्रोमाइजोन जो होता है उसके द्वारा बाहरी जल में लगभग 30,000 अंडे दिए जाते हैं, और उस जल में ही उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद कितने समय बाद? 3 से 4 समय बाद उसमें से एक लार्वा बाहर निकलता है, और वह लार्वा क्या कहलाता है? एमोसिट लार्वा कहलाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यह स्वच्छ जल में रहता है। ये भी खास बात, ऑब्जेक्टिव सुपर इंपॉर्टेंट पर्सन है कि भाई जो एमोसिट लार्वा है किस प्रकार के जल में रहता है, तो आप बताएंगे स्वच्छ जल में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। यानी कि समुद्रों में यह फर्टिलाइजेशन इनमें नहीं होता है। ये भी खास बात है, मेरीन वाटर में नहीं होता है, फिर फ्रेश वाटर में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, फिर आगे खास बात, कुछ शब्द आपको ध्यान में रखने हैं कि लार्वा शुरू में लगभग 7 mm लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 7 mm लंबा लिखना है, आपको ध्यान में रखना है। शुरू में जब 7 mm लंबा होता है तो ये जो पेट्रोमाइजोन जो होते हैं, जो घोंसला में बनाता है और घोंसले में ही अंडे देते हैं, तो घोंसले में ही निवास करता है। किस में निवास करता है भाई? घोंसले में ही ये निवास करता है। कब तक निवास करता है? 3-4 सप्ताह पश्चात तो इस अंडों से लार्वा बाहर निकलता है, जिसको कहते हैं एमोसिट लार्वा। जब ये एमोसिट लार्वा स्टार्टिंग में शुरू में ये छोटा सा होता होगा, लेकिन इसकी लंबाई लगभग 7 mm जब हो जाती है, तब तक ये घोंसलों में ही निवास करना पसंद करता है। कुछ काम धाम करता नहीं है, वहीं बैठा रहता है। और लगभग जब ये 15 mm लंबा हो जाता है, कितना भाई? लगभग 15 mm लंबा हो जाने के पश्चात ये अपना घोंसला छोड़ देता है। ठीक है, अपने घर से बाहर निकलता है तथा शांत जल में, कोई एकदम जहाँ पर कोई नदी के पानी में कोई हलचल नहीं हो, तेज़ गति से लहरें नहीं आ रही हो, जहाँ पर पानी शांत हो, वहाँ पर क्या करता है? कीचड़ में बिल बना लेता है खुद अपना। ये लार्वा क्या करता है बच्चा? कीचड़ में क्या कर लेता है बता? बिल बना लेता है, और बिलों का जो आकार होता है वी आकार के बिल बनाता है। वी या यू आकार की, यूँ बिल बन गए। ठीक है, इस प्रकार की बिल बना करके रहता है। वी या यू आकार के बिलों में यह रहने लग जाता है। ठीक है, अब 15 mm लंबा होने के बाद इसने अपना घर बना लिया है, बिलों में यह रहने लग गया है। किस प्रकार के घर बनाता है? वी आकार के या यू आकार के ये घर बना लेता है। और जब ये लार्वा लगभग 3 से 7 वर्ष तक, देखो खास बात है, ये लार्वल स्टेज में ही रहता है। कितने वर्षों तक? 3 से 7 वर्ष तक। मतलब ये एडल्ट स्टेज में, यानी कि आप ये समझिए, कोई बच्चा 7 वर्ष तक ज़्यादा ग्रोथ नहीं करे और एडल्ट के वयस के समान दिखाई नहीं दे, तो थोड़ा सा अलग ही उसको समझ लिया जाता है कि ये किसी अलग ही जंतु का क्या है भाई? बच्चा है। तो इसी प्रकार ये जो एमोसिट लार्वा जो है ना, वो 3 से 7 वर्ष तक इसके शरीर में वो चेंजेस नहीं आते जो उसके मम्मी पापा के समान ये दिखाई दे, यानी कि ये पेट्रोमाइजोन के समान दिखाई दे। ये ऐसा कुछ इसमें चेंज नहीं होता है। 3 से 7 वर्ष तक यह लार्वा अवस्था में ही रहता है। ठीक है, और तथा जब यह कितना लंबा हो जाता है? 170 mm लंबा हो जाता है। कितना? 170 mm लंबा हो जाता है। तो ये थोड़े से क्या हो जाते हैं? पारांत हो जाते हैं, थोड़े से गंधले हो जाते हैं 170 mm लंबा हो जाने के पश्चात। ठीक है बच्चा, अब आगे और देखिए, लिखते जाएंगे इनको, क्योंकि आप लिखते जाएंगे ना तो आपके नंबर एग्जामिनेशन में दिखते जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर, संरचना क्या होती है? संरचना किस प्रकार से लिखेंगे कि एमोसिट लार्वा जो है अपने वयस्क से पूर्णतः भिन्न होता है। डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अपने वयस्क से पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, इसलिए प्रारंभ में इसे एक अलग वंश इसको मैंने कहा था कि अगर 3 से 7 वर्ष तक वहीं बैठे रहोगे तो आपको कुछ अलग ही मान लिया जाएगा कि अलग ही प्राणी है। तो इसलिए इसको अलग वंश में, अलग जीनस में इसको रख दिया गया, और इस जीनस का नाम था एमोसिटस। जबकि ये किसका बच्चा है?
पेट्रोमाइजोन का बच्चा है। ये किसका बच्चा है? लेम्प्रे का बच्चा है। और इसको अपन ने इसको बिल्कुल पेट्रोमाइजोन लेम्प्रे जो साइक्लोस्टोम्स में आते हैं उनसे बिल्कुल अलग जेनेरा, अलग जीनस इसको मान लिया और उसको नाम दे दिया एमोसिटस नाम दे दिया गया था। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये है तो वापस किस में चेंज हो गया भाई? पेट्रोमाइजोन में चेंज हो गया, ईल में चेंज हो गया, ठीक है, लेम्प्रे में चेंज हो गया, साइक्लोस्टोम्स में ये चेंज हो गया है। इसका शरीर जो होता है, मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था किस प्रकार का होता है भाई? लगभग बेलनाकार होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है, ईल के समान होता है, ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी का और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। खास बात क्या है, मैंने बताया था एक सतत कंटिन्यूअस मध्यवर्ती पृष्ठपक्ष इसमें पाया जाता है। डोर्सल फिन इसमें पाया जाता है, बताया था मैंने डायग्राम में कि इसमें एक सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, मध्यवर्ती मतलब मीडियन और पृष्ठ का मतलब डोर्सल और पक्ष का मतलब फिन, यानी कि कंटिन्यूअस मीडियन डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है, इसमें पाया जाता है, लिख लेंगे भाई। और मुख के चारों ओर देखिए, यहाँ पर मुख के चारों ओर एक अर्धवर्ताकार होंठ या मुख आच्छद पाया जाता है। अर्धवर्ताकार होंठ, ऊपर की ओर एक अर्धवर्ताकार होंठ पाया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? ओरल हुड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मुख आच्छद या ओरल हुड कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आप ओरल हुड ध्यान में रखेंगे। बक्कल फनल अगर ऑप्शन में आ गया, अगर आपने टिक आउट कर दिया ऑब्जेक्टिव में, तो आपका आंसर हो गया है बच्चा गलत, क्योंकि ओरल हुड जो होता है वह डेवलपमेंट के बाद किस में बदल जाता है? बक्कल फनल में बदल जाता है। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। तो एडल्ट जो पेट्रोमाइजोन है उसमें पाया जाता है बक्कल फनल, मैंने पहले भी बताया था, और जो लार्वल स्टेज जो है उसमें पाया जाता है ओरल हुड। बात समझ में आ गई? एक अनुप्रस्थ निचला होंठ भी इसमें पाया जाता है। एक ट्रांसवर्स जो लोअर लिप भी इनमें उपस्थित होता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और एक कुछ खास बात जहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्या भाई? देखिए, आप लोगों से पूछ ले भाई एमोसिट लार्वे का भोजन क्या है भाई? खाता क्या है? बाजरे की रोटी खाता है, गेहूं की रोटी खाता है, या क्या खाता है? या कोई छोटी छोटी मछलियाँ खाता है? खाता क्या है? कौन? एमोसिट लार्वा। तो आपको बताना पड़ेगा कि भोजन के लिए ये रात के समय बाहर निकलता है, दिन में ये भोजन नहीं करता है, रात के समय ये भोजन करता है। रात को अपने वी या यू आकार के बिलों से बाहर निकलता है और कीचड़ में जो भी एकोशिकीय शैवाल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ ले, ऑप्शन में मिलेगा भाई, जो मैंने लिखा है यहाँ पर वह आपको ऑप्शन में मिलेगा कि एमोसिट लार्वा का भोजन क्या है, तो आप बताएंगे एक कोशिकीय शैवाल, यानी कि यूनिसेलुलर एल्गी एंड बैक्टीरिया, जीवाणुओं को ये खाता है। एक कोशिकीय शैवालों को ये खा जाता है, और जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु तो होते हैं एक कोशिकीय, तो उनको भी ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब कैसे ग्रहण करता है? क्या खास बात है इसमें कि ये चबा चबा के खाता है? क्या है ये कीचड़ से इन शैवालों को ग्रहण किस प्रकार से करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है, भोजन ग्रहण करने के लिए यह नलिकाकार अधोग्रसनी खांच, ध्यान में रखेंगे भाई, अधोग्रसनी खांच, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चा एंडोस्टाइल। अधोग्रसनी खांच या एंडोस्टाइल जो होती है उसके द्वारा, जिसको कहते हैं श्लेष्मा डोरियां, म्यूकस की डोरियां ये सीक्रेट करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है, मतलब एंडोस्टाइल के द्वारा श्लेष्मा स्रावित करता है, म्यूकस स्रावित करता है। और ये इस म्यूकस में क्या होता है भाई, ये बैक्टीरिया और जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं वो क्या हो जाते हैं भाई? फंस जाते हैं, या फिर म्यूकस में आप यूँ कहेंगे कि चिपक जाते हैं, और उस म्यूकस को ये क्या कर लेता है भाई? ग्रहण कर लेता है, जिससे जो एल्गी व जो बैक्टीरिया जो हैं, यूनिसेलुलर एल्गी व बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? उसके अंदर आ जाते हैं, भोजन के रूप में उनको ग्रहण कर लेता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ ये शब्द जो मैंने लिखे हैं वो आपकी एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में ये दिखने वाले हैं। क्या है? वेलम। वेलम जो होती है, ये इसको अपन हिंदी में कहते हैं बच्चा गुंठिका। वेलम या गुंठिका, ध्यान रखना, वेलम या गुंठिका आ जाए, आपको तुलनात्मक भी करना पड़े तो साइक्लोस्टोम्स में टिक लगा देना, गुंठिका या वेलम इसमें पाई जाती है। साइक्लोस्टोम्स ऑप्शन में नहीं हो तो पेट्रोमाइजोन पे टिक लगा देना, पेट्रोमाइजोन नहीं हो तो लेम्प्रे पे टिक लगा देना, और लेम्प्रे भी नहीं हो तो एमोसिट लार्वा आपको जरूर मिलेगा, एमोसिट लार्वा पे टिक लगा देना। काम क्या करता है वेलम? एक जोड़ी पेशीय पल्लों द्वारा बनी होती है, ये एक जोड़ी होती है वेलम, और जो मस्कुलर फ्रेप जो होते हैं, पेशीय पल्ले जो होते हैं, उनके द्वारा ये वेलम या गुंठिका बनती है।
काम क्या करती है, वो ग्रसनी जो फेरिंग्स जो होती है उसमें जो जल धारा प्रवेश करती है, पानी में रहता ही है, ग्रसनी में फेरिंग्स में जो वाटर करंट प्रवेश करता है, जल धारा जो प्रवेश करती है, उसको रेगुलेट करने का कार्य किसका है, वेलम का है। क्या लिखेंगे, एक जोड़ी पेशीय पल्लों द्वारा बनी होती है तथा ग्रसनी में प्रवेश करने वाली जल धारा का ये नियमन करती है, रेगुलेशन करती है वाटर करंट का जो प्रवेश करती है किसमें, फेरिंग्स में, ग्रसनी में। ये ध्यान में रखेंगे। और ग्रसिका जो होती है वह ग्रसनी के पीछे की ओर एक ग्रसिका में खुलती है। ग्रसनी जो होती है वह पीछे की ओर किस में खुलती है भाई, ग्रसिका में खुल जाती है। जैसे जनरली सभी के एलिमेंट्री कैनाल में होता है कि ग्रसनी जो होती है वो पीछे की ओर ग्रसिका में खुलती है। 7 जोड़ी क्लोम कोस्ट जनरली इसमें पाए जाते हैं। वैसे 6 से 14 जोड़ी क्लोम कोस्ट इनमें पाए जाते हैं। अलग अलग जो जेनेरा हैं इनके, उनमें 6 से 14 जोड़ी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एमोसिट लार्वा की, जिसमें लगभग 7 जोड़ी क्लोम कोस्ट पाए जाते हैं। और क्लोम कोस्ट कहाँ स्थित होते हैं, फेरिंग्स में स्थित होती हैं, ग्रसनी में स्थित होते हैं। ये आंतरिक क्लोम छिद्रों द्वारा ग्रसनी में तथा बाह्य क्लोम छिद्रों द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। क्लोम कोस्ट कितने, 7 पेयर्स ऑफ क्लोम, इसको कहते हैं गिल को चैम्बर आर प्रेजेंट, है ना। कितने, 7 पेयर्स या 7 जोड़ी क्लोम कोस्ट इसमें पाए जाते हैं, ग्रसनी में स्थित होते हैं। आंतरिक क्लोम छिद्रों द्वारा ग्रसनी में खुलते हैं तथा बाह्य क्लोम छिद्रों द्वारा ये बाहर की ओर खुलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए, ग्रसनी की भित्ति में उपस्थित क्लोम कंडी, ये भी ध्यान में रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्लोम कंडी पाई जाती है, इसका फंक्शन भी पूछ लेते हैं। क्या करती है क्लोम कंडी, क्लोम कंडी जो होती है, ये क्लोम कोष्ठ जो होते हैं, क्लोम कोष्ठ जो होते हैं उनको सहारा तो देती है, साथ में इसके फैलने व सिकुड़ने से जल धारा मुख से निकलती है व प्रवेश करती है। फैलेगा तो जल धारा इसमें मुख से निकल जाएगी और सिकुड़ेगा तो जल धारा इसमें प्रवेश कर जाएगी। मतलब क्लोम कंडी जो होती है यह भी माउथ में या मुख में, या जिसको अपन कहेंगे ओरल हुड में प्रवेश करने वाली जल धारा को नियंत्रित करने का, अंदर ग्रहण करने का व बाहर निकालने का कार्य करती है। कौन, क्लोम कंडी। देखिए, इस प्रकार जल परिवहन जो होता है पेशीय क्रिया द्वारा होता है। शब्द जो है वो इतने इजी नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है, जब निकलेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ से प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है, आप लोगों से पूछ ले कि एमोसिट लार्वा जो होता है उसमें वाटर का सर्कुलेशन या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या वाटर का परिवहन जो होता है, जल का परिवहन जो होता है वह किस क्रिया के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे पेशीय क्रिया के द्वारा, है ना। मसल सेक्शन इसमें होता है, पेशीय क्रिया इसमें होती है। कौन करता है पेशीय क्रिया, क्लोम कंडी करती है। कौन करता है, क्लोम कंडी की पेशीय क्रिया द्वारा यहाँ पर यह होता है। इसके फैलने व सिकुड़ने से मुख में या माउथ में या ओरल हुड में क्या प्रवेश करते हैं, वाटर करंट प्रवेश करता है या फिर बाहर निकलता है। तो जल का परिवहन किस प्रकार की क्रिया है, पेशीय क्रिया है। फिर मैं कह रहा हूँ कि यह प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है। अब और देखिए, अंदर की स्ट्रक्चर अपन बात कर लेते हैं कि प्रोनेफ्रोस, इसमें जो किडनी जो होती है ना बच्चा, वह प्रोनेफ्रोस टाइप की होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रोनेफ्रोस किडनी पाई जाती है, किस में पाई जाती है प्रोनेफ्रोस किडनी, प्रोनेफ्रोस किडनी पाई जाती है एमोसिट लार्वा में। लीवर प्रेजेंट, पित्ताशय प्रेजेंट, पित्तवाहिनी प्रेजेंट, सभी ये पाए जाते हैं। हृदयावरणी गुहा, ये देखो डिफरेंट चीज़ आ गई यहाँ पर जो हृदय के चारों ओर की जो गुहा होती है, जिसको हृदयावरणी गुहा या पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, यह सिलोम से संबंधित होती है। मतलब हृदय, अपना जो हार्ट जो होता है उसकी अलग गुहा है, अपनी सिलोम से ये बिल्कुल पृथक रहती है, उसमें कोई कनेक्शन इनका नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो एमोसिट लार्वल स्टेज है, यानी कि एडल्ट स्टेज में तो है ना ये अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है, हृदयावरणी गुहा जो होती है, वो सिलोम से संबंधित होती है, इनका कनेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे भाई। फिर देखिए, युग्मित नेत्र पाए जाते हैं भाई, 2 नेत्र पाए जाएंगे। लेकिन खास बात क्या है, ये मैंने कहा था रूडिमेंट्री आइज इसमें पाए जाते हैं, रूडिमेंट्री आइज। युग्मित नेत्र तो पाए जाते हैं, दोनों तरफ एक एक आंख तो इनकी पाई जाती है, लेकिन वह आइज जो होती है वह किस प्रकार की होती है, रूडिमेंट्री होती है। रूडिमेंट्री क्यों होती है भाई, क्योंकि उसके ऊपर एक मोटी स्किन, मोटी त्वचा इसके ऊपर पाई जाती है। लेयर त्वचा की मोटी उसके ढकी रहती है, कवर्ड रहती है, खुलती नहीं है आइज, ठीक है।
वह मांसपेशियां भी के नीचे ये आँख छिपी रहती है। लार्वल जो स्टेज है उसमें लार्वा की जो आँखें हैं वो क्या रहती हैं, रूडिमेंट्री आई जिसमें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशियों मसल्स के नीचे और मोटी स्किन जो होती है उसके नीचे ये छुपी हुई रहती हैं। पीनियल नेत्र, एक मध्यवर्ती पीनियल नेत्र भी इसमें विकसित हो जाता है। एक मध्यवर्ती पीनियल आइज भी इसमें पाया जाता है, भली भांति विकसित हो जाता है। ठीक है। प्यूशिका कोष व नासिका कोष अल्प विकसित होते हैं। ये भी लाइन आप जोड़ लेना। क्या भाई? प्यूशिका कोष व नासिका कोष इसमें अल्प विकसित होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। इतनी सारी बातें अगर आप लिख देंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आपने परिवर्तन देख लिया, संरचना देख ली, अब कायांतरण देखना पड़ेगा आपको। कायांतरण जो होता है वह मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार से होता है, क्या क्या चेंजेज होते हैं इसमें, ताकि यह एडल्ट के समान दिखाई दे, वापस से एडल्ट बन जाए। तो क्या खास बात लिखेंगे इसमें परिवर्तन में? आपको लिखना क्या है कि जो एमोसिट लार्वा जो है वो 3 से 7 वर्ष तक लार्वल स्टेज में रहता है। 3 से 7 वर्ष तक जीवन, डिंबकीय जीवन बिताने के पश्चात एमोसिट लार्वा अर्धपरजीवी वयस्क में बदल जाता है। अर्धपरिजीवी, इसका वयस्क जो होता है वो अर्धपरिजीवी होता है। ठीक है। परजीवी वयस्क में बदल जाता है। अब क्या खास चेंजेज होते हैं देख लो। अब इनको ध्यान में देखना जरूरी है भाई। ये देखेंगे तो आपका आंसर सही होगा। इसका ओरल हुड, मैंने बताया था कि जो एमोसिट लार्वा जो है उसमें ओरल हुड पाया जाता है, और ये ओरल हुड किसमें बदल जाता है? ओरल फनल में बदल जाता है या बक्कल फनल में बदल जाता है। ये खास बात ध्यान में रखेंगे। यानी कि ओरल हुड किस में पाया जाता है? एमोसिट लार्वा में। ओरल फनल किस में पाया जाता है? ओरल फनल पाया जाता है किसमें भाई? पेट्रोमाइजोन में, यानी कि इसकी एडल्ट स्टेज में पाया जाता है। फिर गोलमुख जीवा और जटिल मांसपेशी विकसित हो जाता है। इसको साइक्लोस्टोम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइकिल के समान, साइकिल के टायर के समान, यानी कि चक्रीय, यानी कि गोल स्टोम, यानी कि माउथ, गोल स्टोम, गोल माउथ इसमें पाया जाता है। मुख जो होता है एकदम गोलाकार होता है डोरेमोन की तरह। तो ये गोल मुख इसमें पाया जाता है। गोल मुख जीवा और जटिल मांसपेशियां इसमें विकसित हो जाती हैं। एंडोस्टाइल, खास बात, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधोग्रसनी खांच, बहुत बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि अधोग्रसनी खांच जो होती है एंडोस्टाइल किसके समजात, किसके होमोलोगस मानी जाती है? तो दैट इज आपका राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि के समजात। फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा जाता है, आपकी एक कॉलेज में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। एंडोस्टाइल जो होता है वह किसके समान कार्य करती है? थायराइड ग्रंथि के समान कार्य करती है। किसके समजात है? तो आप बताएंगे थायराइड ग्रंथि के समजात है। ग्रशिका जो होगी वह श्वसन ग्रसनी से पृथक हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। ग्रशिका पीछे की ओर से उसमें ग्रसनी में खुलती है, लेकिन ये दोनों श्वसन ग्रसनी का और ग्रशिका का जो सेपरेशन है वो यहाँ पर हो जाता है जब ये एडल्ट स्टेज में आती हैं। तो पित्ताशय व पित्त वाहिनी नष्ट हो जाती है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। गोल ब्लैडर होती है, जिसको कहते हैं पित्त वाहिनी जो होती है वह भी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि पेट्रोमाइजोन जो होता है, लेम्प्रे जो होता है, उसमें पित्ताशय व पित्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। जब उसकी लार्वल स्टेज जो है उसमें पित्ताशय व पित्त वाहिनी पाई जाती हैं। फिर प्रोनेफ्रोस प्रकार की किडनी इसमें पाई जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो एमोसिट लार्वा जो होता है उसमें किस प्रकार की किडनी पाई जाती है? तो आंसर आएगा बच्चा प्रोनेफ्रोस किडनी। और इसका जो एडल्ट स्टेज जो है यानी कि वयस्क अवस्था में ये किस में बदल जाती है? मीजोनेफ्रोस किडनी में बदल जाती है। ठीक है। प्राक वर्कक जो होते हैं वो मध्य वर्कक में बदल जाते हैं। प्रोनेफ्रोस जो होते हैं वो मीजोनेफ्रोस में बदल जाते हैं। क्लोम कोष्ठों में क्लोम विकसित हो जाते हैं। यहाँ क्लोम कोष्ठ बन गए थे लगभग 7 पेयर्स, और किस में क्या विकसित हो जाते हैं? क्लोम विकसित हो जाते हैं एडल्ट स्टेज में। और युग्मित नेत्र जो होते हैं अनावृत हो जाते हैं। मैंने कहा था कि जो नेत्र जो होते हैं, आइज जो होते हैं, वो रूडिमेंट्री होते हैं, लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होता है, जब ये एडल्ट स्टेज में जाता है, जब ये वयस्क में बदलता है, तो क्या हो जाते हैं? अनकवर्ड हो जाते हैं। वो मोटी त्वचा हट जाती है, मांसपेशियां हट जाती हैं और आंखें उनकी देखने लग जाती हैं, यानी कि एक्टिवेट हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं। आंखें क्रियाशील हो जाती है किस में? एडल्ट स्टेज में। और इसका जो कंटिन्यूअस मीडियन डोर्सल फिन जो था, यानी कि सतत मध्यवर्ती पृष्ठ पख जो था वह 2 खंडों में बढ़ जाता, 2 खंड बढ़ जाते हैं। ठीक है।
बढ़ जाता है। एकमात्र मध्यवर्ती नासारंध्र, मैंने कहा था मोनोराइनस जो सिचुएशन इनमें पाई जाती है, तो एक मध्यवर्ती एक ही नाक का छिद्र इसमें पाया जाता है। एकमात्र मध्यवर्ती नासारंध्र सिर के शिखर पर पहुंच जाता है। नासाकोश अंदर से वलयित हो जाते हैं, अंदर से वलयित नासाकोश इसमें हो जाते हैं, और हृदयावरणी गुहा जो होती है यानी कि कार्डियल कैविटी जो होती है वह सीलोम से पृथक हो जाती है। यह बढ़िया बातें आपके नोट्स से अच्छे बनेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे अगर यह सब आप लिखेंगे। ठीक है बच्चा, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।